मैं ललन सर HM क्लास के इस YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। पिछले कई दिनों से हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ अध्याय को पढ़ते हुए जा रहे थे, लेकिन आज एक नया चीज़ हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उसका नाम है संख्या पर आधारित प्रश्न। तो संख्या पर आधारित का प्रश्न का मतलब है कि जितने भी संख्या हैं उस पर आधारित कुछ न कुछ संख्याएँ और उस पर बने हुए सवाल को हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा आप जो लोग जान रहे हैं कि रेलवे, SSC, बैंक में संख्या जुड़े हुए क्वेश्चन कुछ न कुछ आते हैं। कम से कम संख्या जुड़े हुए क्वेश्चन जो होते हैं 4 क्वेश्चन होते हैं। चलिए इन्हीं क्वेश्चन को आज हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम जिसके कारण से आपको बोर्ड पे लिख के हमको पढ़ाना पड़ रहा है और इसे ध्यान से देखेंगे। मेरी साउंड और लेटर को ध्यान से सुनेंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे क्लियर से। और जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले कॉपी निकाल लीजिए। जो क्वेश्चन आपको बोले वो क्वेश्चन को कॉपी में लिखेंगे, जिससे आपको समझने में ज़्यादा मदद मिलेगा। चलिए देखते हैं सवाल को। सवाल है दो संख्याओं का योग और उनके गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, तब उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है व्युत्क्रमों। एक टॉपिक यहाँ पे आता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है इसको एक क्लियर कर ले पहले। व्युत्क्रम का मतलब होता है जैसे कोई एक संख्या है, इसका न कुछ तो गुणज क्या होता है 1, तो गुणज का उल्टा क्या होगा भाग, यानी कि 1/a, यानी कि 1/a, जिसको हम लोग व्युत्क्रम कहते हैं। तो ये व्युत्क्रम में चेंज हो जाता है। तो कहता है कि दोनों संख्या के व्युत्क्रमों का हमको योग ज्ञात करें। अगर मेरे पास a + b = 12, a × b बराबर मेरे पास 35। अगर इसको बेसिक ढंग से बनाया जाए पूरे तोड़कर, पूरा लंबा समय लगेगा। लेकिन यहाँ पे गुणनफल ऐसा चीज़ है मेरे पास, इसको आसानी से बना सकते हैं। गुणनफल को हम फैक्टोरियल करते हैं 35 का। पहले खिलाएंगे इसे 5 से और 7, यानी 5 × 7 करते हैं तो 35 होता है, और 5 + 7 जोड़ते हैं तो 12 होता है। मतलब ये है कि अगर हम इसको जोड़ दें तो 12 होगा, संख्या ये होगा। और हमको संख्या का व्युत्क्रम निकालना है, यानी कि 1/5 + 1/7। अब इनका हमको व्युत्क्रम हो गया, इनका योग निकाल। दोनों का सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा तो कितना होगा 35। तो 7 + 5 = 12/35। इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। इनके सवाल में हमको कहा गया दो संख्या का योग और इनका गुणनफल 35 दिया। इसका मतलब नीचे जो मेरे पास होता है वो एलसीएम या दो संख्या गुणनफल दोनों बराबर बात है। तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 12/35। आपका पूरा समय बच जाएगा। जस्ट लाइक अब सवाल मेरे पास अगर इसी संख्या में कहा जाता है दोनों संख्या का अंतर का व्युत्क्रम ज्ञात करें। यहाँ पे योग नहीं लिखा रहा था, व्युत्क्रम का अंतर। एक सवाल देख लीजिए, यहाँ पर अंतर लिखा रहा था। तो सिर्फ हम क्या करते, संख्या का एक फैक्टोरियल निकालते हैं। जो मेरे पास 5 × 7 होता है, इनका अंतर कितना हुआ 2/35। आपका ये आंसर था। समय हम बचा पा रहे हैं अच्छे से। आप देखिएगा आगे सवाल कहता है दो संख्या का अंतर और उनका गुणनफल क्रमशः 5 और 375 है, और उनके गुणनफल का योग क्या होगा, मैंने व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, दो संख्या का मेरे पास दिया हुआ है क्या क्या अंतर, यानी a - b = 5 और a × b बराबर मेरे पास 375। वही काम करेंगे, फैक्टोरियल काम करेंगे। 375 का फैक्टोरियल निकालेंगे, 5 से भाग देंगे, 7 × 5 = 35, बचा इसमें 2 × 5 = 25, फिर 5 से खिलाएंगे 15, फिर 5 से खिलाएंगे, फिर ये हो जाएगा आपका 3। अब ऐसा काम करेंगे जिसका अंतर मेरे पास कितना हो 5 हो। 7 × 5 = 35, 2 × 5 = 25, 15 × 5 = 75 हो गया, 5 × 15 हो गया। अब ऐसा काम करें जिसका अंतर मेरे पास कितना हो 5 हो। अब ध्यान रखिएगा 5 × 25 करते हैं, 5 × 15 10 हो जाता है। इस सवाल तो हुआ नहीं। अगर हम 5 × 15 = 25 अंतर 10, सवाल तो इसका मतलब मेरे पास डाटा क्या गलत है क्या। दो संख्या का अंतर 5 और उनका गुणनफल 375 दिया हुआ है, 375 भाग, इसका मतलब मेरे पास आंकड़ा लगता है गलत है। अब इसको सही करने के लिए क्या करें, इसका फैक्टोरियल तो होगा नहीं। 7 × 5 = 35, 5 × 25, ठीक है, फिर 5 × 15 = 75, 5 × 15 हो गया, 25 और 15। अगर अंतर मेरे पास 10 दिया रहता इसका मतलब सवाल सही होता। अगर हम यहाँ पे 10 कर लें तो मेरे पास सवाल सही बन जाता है। चलिए यहाँ पे सवाल हम सही सुधार लेते हैं। चलिए 10 लिखते हैं और इसका व्युत्क्रम लिखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमको व्युत्क्रमों का, यहाँ पे योग का व्युत्क्रम बोला गया। इसका मतलब हमको संख्या निकालना होता है, यानी कि 15 और 25।
15 और 25। अब इसका हमको व्युत्क्रमों का योग निकालना है। 1/15 1/25, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो मेरे पास एलसीएम कितना निकलेगा, 5 × 15 5 × 25, यानी 75 आपका एलसीएम निकलेगा। और दोनों का हम यहाँ भाग करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 5, यहाँ पर हो जाएगा जोड़ 3, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 8 बटे मेरे पास कितना हो गया 75। ये आंसर हुआ। या तो आप कर सकते हैं डायरेक्टली बना सकते हैं, इन दोनों को यहीं पर जोड़ेंगे, जो फैक्टोरियल निकाले थे 15 और 25 कितना हो गया यहाँ पे मेरे पास 40/375। आप कटाएंगे 5 से 8/75, यहाँ पे आंसर आता है। लेकिन यहाँ पर से हमको आंसर क्लियर करना है तो देखेंगे यहाँ पर से आपको दिमाग में जब भी सवाल आए तो सबसे पहले इसका फैक्टोरियल करेंगे। फैक्टोरियल करने पर अंतर देखेंगे, क्योंकि सवाल में कुछ गलती हुआ था, इसको हम लोग देखेंगे। 375 का फैक्टोरियल करेंगे जिसका अंतर 10 हो जाएगा, इसका मतलब 25 और 15, तो 25 और 15 का योग मेरे पास कितना हो जाएगा 40/375। ये आपका डायरेक्टली आंसर होगा। अगर यहाँ पे योग नहीं अंतर दिया रहता तो आप डायरेक्टली काम करते हैं 10/375 कटा देते हैं 2/75। इस बात को समझेंगे, इससे समय आपका बचेगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं, देखेंगे। अगला सवाल मेरे पास है, किसी धनात्मक संख्या उसके व्युत्क्रमों का योग, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग उस संख्या के व्युत्क्रमों के अंतर का 3 गुना है। यानी कि मान लिया जो एक संख्या x होगा और उसके व्युत्क्रमों का x हो गया बराबर x - 1/x का 3 गुना है। क्वेश्चन यही मेरे पास है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग, ये क्लियर यहाँ तक है, उस संख्या एवं उसके व्युत्क्रमों का अंतर यहाँ पर है 3 गुना है, 3 गुना है। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाता है x + 1/x बराबर x - 3/x। अब दोनों में कॉमन मेरे पास क्या है, दोनों में इक्वलिटी क्या है, इसमें भी 3 से गुना होगा 3x, इसमें भी पूरा गुना हो जाएगा। इसको उधर करते इसको इधर कर लेते हैं तो मेरे पास कंडीशन बचता है, या यहीं पर से सॉल्यूशन कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, x² + 1/x, यहाँ भी कर सकते हैं 3x² - 3/x, x ख़त्म हो गया। इसको उधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, 4 बराबर मेरे पास हो जाएगा 2x², यानी 2 ख़त्म। तो √102 बराबर क्या हो गया x। इस संख्या आपसे पूछा गया तो इसका आंसर हो गया 102। अब बिना सॉल्यूशन किए अब इसको बनाना है हमको एकदम आसानी पूर्वक। यहाँ देखिए कहता है कि एक संख्या उसके व्युत्क्रमों का, एक संख्या उसके व्युत्क्रमों का योग और उसके व्युत्क्रमों का अंतर का 3 गुना है, यानी 3:1, यानी 1:3। यही कहा गया कि 3 गुना का मतलब यानी एक हिस्सा होगा, दूसरा हिस्सा कितना होगा 3 गुना होगा। अब इसको दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो गया मेरे पास 4, और दोनों व्युत्क्रम एक दूसरे का कंपेयर करता है। इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे कंपेयर करने के बाद मेरे पास निकलती है तो दोनों का अंतर कितना होगा 2। 2 से पहले भाग दे दीजिए, क्योंकि अंतर यहाँ बोला गया तो 2 संख्या निकला। अब दोनों संख्या मेरे पास कंपेयर करके एक ही चीज़ तुलना किया गया, इसका मतलब इक्वलिटी गुना होगा x² बराबर इसलिए x बराबर √102। तो आप ये सॉल्यूशन यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा लिख के बनाएं। जब लिटरेचर का कोई सवाल आपके पास नयापन मिले उसे आप लिख के बनाएंगे, ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए आगे की ओर सवाल जाते हैं और इसको समझेंगे। चलिए आगे की ओर सवाल की ओर देखते हैं। सवाल मेरे पास अभी 4 है और 3 हम लोग प्रैक्टिस किए और इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे। और मेरी फिर पुनः कहना चाह रहे हैं कि जो भी सवाल है मेरे साउंड के साथ आप क्वेश्चन को लिखें, आपको ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसे देखेंगे। चलिए क्वेश्चन है, यदि 2 संख्या के योग को उन संख्या को अलग अलग गुना करके गुना किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247, 114 आता है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। मतलब कह रहा है कि 2 संख्या अलग अलग है लेकिन उनके योग को गुना किया जाए। तो कहने का सेंस ये क्वेश्चन देखिए, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, एलडीसी में रिपीटेड क्वेश्चन है, कम से कम एसएससी में 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस तरह का क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था। लेकिन उसी सवाल को हम लोग समझेंगे
सवाल कहा गया कि दो संख्या, तो मान लेते हैं ए और बी दो संख्या मेरे पास है, इनका योग ए प्लस बी और ए प्लस बी। तो कहता है जब इसमें ए से गुना किया जाता है तो इसका योग आता है मेरे पास 247। जब इसमें बी से गुना किया जाता है इसका योग आता है गुणनफल का 144। सवाल यही है। तो दोनों सवाल को अगर हम दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ देते हैं, देखिएगा अगर जोड़ देते हैं a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर, ये दोनों को जोड़ते हैं तो 361 होता है मेरे पास। देखिए 7 4 11, 4 1 5 1 6, 2 1 3। इसमें दोनों में कॉमन मेरे पास क्या है, ए प्लस बी, और इधर ए प्लस बी कॉमन है, और इसलिए कितना हो गया मेरे पास 361, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 361। इसका मतलब ए प्लस बी बराबर कितना होगा 19। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया था, संख्याओं का योग। देखिए ए प्लस बी निकला 19। एक बार फिर से इसको देखेंगे और समझेंगे। कहा गया क्वेश्चन में दो संख्या का योग, उन संख्या को अलग अलग, यानी ए और बी दो संख्या है, इनका योग ए प्लस बी, इनका योग ए प्लस बी, अलग अलग पहले पहली संख्या गुना किया जाए फिर दूसरी संख्या से गुना किया जाए तो क्रमशः गुणनफल प्राप्त होता है 247 और 114। कहा जाता है कि अगर हम इसको बनाने की कोशिश, हमको योगफल निकालने के लिए कहा गया, दोनों इक्वेशन को हम जोड़ दें। जब जोड़ देते हैं तो a इंटू ए प्लस बी और b इंटू बी प्लस को जोड़ते 361 होता है। तो दोनों को कॉमनली मेरे पास निकालते हैं तो a प्लस बी निकलता है, बचा a प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 361 और a प्लस बी का मान कितना गया 19, यानी 361 19 का वर्गमूल है, 19 का वर्ग है, एक वर्गमूल है, इसलिए इतना आंसर आएगा। हमको योग पूछा गया। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कहता है तीन संख्याओं में, संख्या मेरे पास 3 है, उसमें कहता है में, तीन संख्या में मान लेते हैं ए बी और सी होगा। तीन संख्या में कहता है दो संख्या, पहली और दूसरी का गुणनफल 42 है, यानी a इंटू बी बराबर 42। फिर कहता है दूसरी तथा तीसरी, यानी b इंटू सी का गुणनफल मेरे पास 56 है, और तीसरी एवं पहली का गुणनफल 48 है, यानी कि a इंटू सी। फिर से क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। कहता तीन संख्या में, यानी कि a b और c में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, यानी कि पहली a इंटू बी बराबर 42। फिर कहता है दूसरी तथा तीसरी गुणनफल कितना है 56 है, यानी कि b इंटू सी बराबर 56। समझ पा रहे हैं आप लोग अच्छे से? देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा। फिर कहता है तीसरी एवं पहली गुणनफल, यानी c इंटू ए बराबर 48। तो तीनों चीज़ में देखिए कॉमनली मेरे पास यहाँ b है, कॉमनली है मेरे पास c है, कॉमनली यहाँ पे c है, यानी कि अगर इसका हम फैक्टोरियल कर लें, दो ही संख्या अगर 42 का फैक्टोरियल करते हैं, देखिएगा 6 गुना 7 42, 7 गुना 8 56, और यहाँ पर देखिएगा 6 गुना 8 48 होता है। अब इसे फैक्टोरियल के द्वारा निकाल सकते हैं। तो मेरे पास तीन संख्या दिखेगा, a का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 6, b का वैल्यू आ जाएगा 7 और c का वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा 8। और आपको निकालने के लिए क्या कहा गया है, पहली संख्या, आंसर कितना होगा 6। लेकिन अधिकतर एग्जाम में देखिए तीसरी संख्या पूछी जाती है तो 8 उसका आंसर लिया जाता है, तो आप 8 मारेंगे। तीसरी संख्या पूछेगा तो 8, दूसरी संख्या पूछेगा 7। इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में आती है और इसको आपको सवाल को सॉल्यूशन करना होता है और उसको समझनी होती है। आप इसको समझ पाए होंगे। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एसएससी, रेलवे, बैंक तीनों में रिपीटेड होती है। अगर इसमें क्वेश्चन बना दिया जाए, कुछ भी तीन संख्या अगर मेरे पास ले लिया जाए, यहाँ पर हमको लेता 10, पहली या दूसरी 10 प्लस 11 110, यहाँ से भी क्वेश्चन बनती। अगला क्वेश्चन मेरे पास 11 और 12 ले लिया गुना 132। तीसरी संख्या मेरे पास 10 गुना 13, 10 गुना 13 अगर 130। अगर इस तरह का भी सवाल हमको मिलता है तो हम संख्या निकाल सकते हैं। तो आप सवाल को देखेंगे और उसको बनाने की कोशिश करेंगे। सवाल यही रहता है, इस पे आधारित क्वेश्चन आते रहता है, आप इसको बनाएंगे और आपको ज़्यादा समझ मिलेगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं सवाल को। आपको सवाल हम पढ़ाने के क्रम में कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, बैंक तीनों में पूछा जाता है।
चलिए आगे कहता है 3 क्रमागत संख्या। क्रमागत का मतलब होता है जब क्वेश्चन आरोही क्रम में बढ़ती हो, क्रमागत यानी जैसे 1 हुआ तो के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जब बढ़ती हुई संख्या उसको आरोही क्रम में कहते हैं। 3 क्रमागत संख्या का गुणनफल में ज्ञात करना होगा जिनका योग 27 है। इसका मतलब है 3 संख्या का योग मेरे पास कितना दिया हुआ, 27। हम इसे बहुत आसान पूर्वक भी बना सकते हैं, लेकिन जो बेसिक ढंग से पहले उसको सीख लीजिए। अगर पहली संख्या a है, दूसरा a+1 होगा, तीसरा a+ कितना होगा मेरे पास 2 होगा। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो कंडीशन मेरे पास 27 दिया हुआ है, यानी 3a + 3 बराबर 27, यानी कि 3a बराबर मेरे पास हो जाएगा 24। तो a बराबर कितना हो गया 8, यानी ये 8 होगा, ये 9 होगा, ये 10 होगा। ठीक है, लेकिन हम इतना करेंगे तो समय लगेगा, तो हम ऑब्वियसली काम करें 3 संख्या का योग है, इसमें 3 से भाग दे दीजिए, तो ये हो गया 9। ये 9 संख्या जो औसत निकल गया, नहीं बीच की संख्या हो गया। इसके पहले संख्या 8, उसके बाद संख्या कितना होगा 10, आराम से निकल गया। हम ऐसा काम कर सकते हैं। आप ऐसा करेंगे तो इसमें समय लगेगा। तो हम यहाँ 3 संख्या हो या 5 संख्या होती है तो 5 से भागते थे, बीच का औसत निकलता। 4 संख्या निकलता, दोनों संख्या के बीच का जो संख्या निकलता वो औसत निकलता। ये औसत तरीका से हम निकाल सकते हैं। हमको यहाँ पे गुणनफल बोला गया है, यानी 9 × 72 720 720। क्लियर है? आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। आप इसको समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट सवाल, बहुत अच्छी सवाल है, इसको देखेंगे। चलिएगा सवाल देखिएगा, 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है? तो पहला टॉपिक सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, संयुक्त विषम विभाजक। संयुक्त विभाजक संख्या, इसको समझे क्या होता है। जब 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या के गुणनफल से विभाजित संख्या को संयुक्त विभाज्य संख्या कहते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं, सम और विषम होते हैं। अब इसी टॉपिक के सवाल में हम देखेंगे कि संयुक्त विषम संख्या क्या होती है, इसको भी देखेंगे, और सम, यहाँ पे सम और विषम को भी देख लेंगे क्लियर से। अगर सवाल में सम संयुक्त विषम संख्या रहती है तो इसका आंसर क्या होता, और विषम संयुक्त संख्या रहती है उसका सवाल का सवाल क्या होता। सबसे पहले जैसे आपको निकालने के लिए कहा जाता है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 1848 का अभाज्य गुणनखंड 2 से खिलाएंगे तो 9 दूनी 18, 2 4, फिर 2 से खिलाएंगे, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 एका 2, फिर 2 से खिलाएंगे 2 3 1, फिर 3 से खिलाएंगे तो मेरे पास हो जाएगा 7 या 21, 7 या 21, फिर 7 से खिलाएंगे 11। तो हमको निकालना पहला टॉपिक में विषम, यानी ऐसा गुणनखंड करना है जिसका गुणनफल विषम संख्या हो। अगर 3 गुना हम 7 करते हैं तो 21 होता है, ये विषम संख्या है। अगर हम 3 गुना 7 11 करते हैं तो 11 या 33 हो गया, ये विषम संख्या हो गई। अगर हम 3 गुना 7 गुना 11 करें तो 77 होता है, ये भी विषम संख्या हो गई, ये विषम, ये विषम। अगर हम 3 गुना 7 गुना 11 करें तो 231 होती है, ये भी विषम संख्या होगी। तो मतलब ये है, गुना कर लेते, 7 या 21 हुआ, 21 से 21 बचा हाथ में 2, 21 2 23, 231, यानी टोटल मिला के मेरे पास 4 विषम संयुक्त संख्या निकला। अगर इसी में कहा जाता है कि सम संयुक्त विभाज्य संख्या, तो सम संयुक्त विभाज्य संख्या क्या होता है, 2 गुना 2 करते 2, तो पहला 2 गुना 3 करते तो ये भी 6 होता, 2 गुना 7 करते तो 14 होता, 2 गुना 11 करते तो 22 होता, 3 गुना 2 गुना 7 करते तो मेरे पास हो जाता 642 होता। अनेकों प्रकार की इस तरह से संख्या निकलती है। इसीलिए कंपटीशन में सवाल जो पूछा जाता है, ऑथेंटिक सवाल निकले। देखिएगा यहाँ पे 2 गुना 3 742 हो गया, 8 गुना 7 करेंगे 8 से 56 हो गया, 56 होगा। और उसके बाद हम गुना करेंगे 8 गुना 3 8 या 24 होगा, 8 गुना 11 तो 88 होगा। इस तरह के अनेकों सवालें होंगी जो इस तरह से सवाल बनते हुए क्रम से जाएगी, बहुत सारा सवाल बनेगा। तो अगर उसको फैक्टरियल के नियम से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा निकलेगा, तो उस तरह से हम लोग काउंट नहीं करेंगे। लेकिन सवाल मेरे पास दिया 1848 कि संयुक्त विषम विभाजकों की संख्या कितनी होगी, 4। आंसर हो जाएगा आपका 4। एक बार फिर से समझेंगे, विषम संयुक्त संख्या और सम संयुक्त संख्या आप समझ पाए होंगे। अगर आपसे पूछा गया तो इसको कहते हैं सम संयुक्त संख्या, इसको कहते हैं विषम, क्योंकि विषम संख्या वो होती है जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, और सम संख्या वो होती है जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए अगला सवाल की ओर देखते हैं। सवाल मेरे पास है, कहता 4 क्रमागत अभाज्य संख्या जो आरोही क्रम में है, यानी आरोही क्रम थोड़ा देर पहले मैं बताया था, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर। तो उनमें से पहली 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करें। तो जैसे गुणनफल शब्द आता है, मैं बताया आपको कि जैसे गुणनफल शब्द आएगा तो उसका आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। लेकिन साथ में यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड ही बोला गया है, इसलिए आप अभाज्य का ही गुणनखंड करेंगे 385। तो पहला अभाज्य गुणनखंड देख रहे हैं, 5 से यहाँ पे कट रहा है, 5 से कटा दीजिए, 7 5 35, फिर 3 बजेगा 7 से 25, फिर अगला क्या होगा, 5 के बाद 7 होगा, फिर 11। तो देखिए क्रम है 5 7 और 11 क्रम ही है। फिर अगला मेरे पास सवाल आता है अंतिम 3 का गुणनफल, यानी 4 बोला गया, 3 निकल चुका है, तो एक और नई संख्या होगा, इसका मतलब दूसरा नंबर पे 7 होगा और तीसरा नंबर पे 11 होगा। तो अगला मेरे पास 1001 है, इसमें कितना से भाग दे दे, 7 से। तो 7 का 7 बचता है इसमें 3, 7 चौका 28, बचता है 2, 7 या 21, फिर कितना से 11 से, 11 से भाग देंगे कितना निकलेगा मेरे पास, 11 1 13। तो देख रहे हैं कि आरोही क्रम में इसको सजाया जाए 5 7 11 और 13, ये क्रमागत ही निकला बड़ी आसानी पूर्वक से। तो जब भी आपके पास गुणनफल शब्द लिखा आएगा तो आप क्या करेंगे, उससे अभाज्य गुणनखंड ही निकालेंगे। तो यहाँ देखिएगा सबसे बड़ी हमको निकालने के लिए कहा गया था 13 आंसर होगा, सबसे छोटी का आता तो कितना होता है 5, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 13। चलिए एक बार फिर से समझेंगे इसको। सवाल में कहा जा रहा है कि क्रमागत 4 अभाज्य संख्या है जो आरोही क्रम में है, पहली 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल मेरे पास दिया हुआ है 1001। यानी कहने का सेंस है कि 4 संख्या है वो कैसा है, प्राइम नंबर है, जो पहली 3 का गुणनफल 385 है। तो मेरे पास 5 लास्ट में नज़र आया था, तो हमने 5 से पहले इसको विभाज्य किया, तो अगला फिर हम 77 आया, फिर 7 से भाग दिया, फिर 11। ये तीनों नंबर प्राइम नंबर है, 5 7 11, और तीनों किस रूप में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी आरोही क्रम में लगा हुआ है, इसलिए हमें समझने में कोई आपत्ति नहीं हुई। 4 संख्या बोला, इसका मतलब हमको अगली एक संख्या और निकालनी है प्राइम नंबर। इसका मतलब है अंतिम से 2 संख्या 1001 में गुणज होगा, जिसका मतलब है कि 1001 में 7 से अगर भाग देते हैं तो मेरे पास 143 आता है, फिर 11 से भाग देंगे 13 आ जाएगा। तो अगली लास्ट अंतिम कितना हो गया, 13। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना हो गया, 13। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरह से हम क्वेश्चन को बोलते हैं आप कॉपी में लिखें और उसको समझने की कोशिश करें। चलिए आगे देखते हैं। आगे सवाल क्या गया, 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों वाले वर्गों के बीच का अंतर सदैव क्या होगा। ये क्वेश्चन एसएससी में अभी तक में 10 से 12 बार पूछा जा चुका है। ये सिंपली सवाल है, 2 क्रमागत विषम संख्या, तो अगर हम पहला क्रमागत विषम संख्या 1 लेते हैं, दूसरा कितना हो गया 3, के क्या बोला गया यहाँ पे, वर्ग के बीच का अंतर, यानी कि 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर हम करेंगे, यानी 9 माइनस कितना हो गया मेरे पास 1 बराबर 8। अगला ले लेते हैं 5 और 3, इसका स्क्वायर करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं, ये हो गया मेरे पास 25, इसका अंतर होगा कितना मेरे पास 9, घटाएंगे तो आ गया मेरे पास 25 में 9 गया तो 15, 15 में 9 गया तो हो गया मेरे पास 6 और इधर 1 16। तो हमेशा किससे विभाजित होगा, तो सब चीज़ पिछले क्लास में मैंने बताया था कि पहला जो संख्या आएगा उसी का फैक्टोरियल हमेशा विभाज्य होगा। अब देखेंगे यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ 3, क्या 3 से विभाज्य है 8, नहीं, 6 से है नहीं, 7 से है नहीं, क्या 8 खुद ऑलरेडी 8 है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास 8। अगर इस सवाल में आंसर हमेशा 8 का विभाज्य संख्या जो मैंने बताया था 2 4 8, इस तीनों में कोई एक ऑप्शन रहता तो हमेशा उससे विभाज्य होती। इस बात को देखेंगे, अगर यहाँ पे 8 के स्थान पे यहाँ पे 4 लिखा रहता हमेशा 4 से विभाजित होती, यहाँ पे 2 लिखा रहता हमेशा 2 से विभाजित होती, 8 लिखा रहता 8 रहेगा, इसलिए आंसर को आप समझ लीजिएगा। हमेशा जो पहला संख्या होगा वही उसका अंतर होगा। यदि सम संख्या का कहा जाता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे विषम के जगह पे सम लिखा जाता, इसके लिए आंसर क्या होता, पहला सम 2 लेते हैं, उसके बाद 4 लेते हैं, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 16, यहाँ पे कितना हो गया 4, तो कितना हो गया 12। तो पहला फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 12, हर का देखिएगा 12 ही निकलेगा। अगला मेरे पास 4 है, इसका 6 दिखिएगा, 6 का स्क्वायर इसका 6, 36 24 16, घटाएंगे कितना बचेगा
यहाँ पे बचेगा कितना 20। इस तरह का सवाल देख रहे होंगे। फिर अगला करेंगे विषम संख्या में 6 हो गया और यहाँ पर 6 लेते हैं, अगला लेते हैं 8, 8 64 और यहाँ पे 36, घटाइए इसको तो 4 जोड़ते हैं 40 और 4 कितना हो गया यहाँ पे 48। इस कंडीशन में देखिएगा यहाँ पे 20 हो गया लेकिन यहाँ पे 48 हो गया, लेकिन हर बार देखिएगा 4 का जरूर फैक्टोरियल लेगा। 3 गुना 4 12 है, 4 का फैक्टोरियल हमेशा निकलेगा। अगला हम अगर संख्या और लिख लेते हैं, जैसे 10 का स्क्वायर लिखते हैं और 8 का स्क्वायर लिखते हैं तो 100 और यहाँ पे 64 हो गया, बचा कितना 36। देखिए ये भी 4 से कटेगा, 12 करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सेक्टर आता है, 2 का स्क्वायर 4 के 16 हो गया, 4 16 में 4 गया तो 12, ये ठीक था। लेकिन 36 में 16 जाएगा तो आपके पास यहाँ बचेगा 20। यानी अगर कभी सम संख्या के बीच में दो क्रमागत सम संख्या के पूर्णांकों सदैव हमेशा अंतर किससे विभाजित होगा तो आप वहाँ पे आंसर मारेंगे 4 से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो क्रमागत विषम संख्या पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर सदैव किससे विभाजित होगा, या विषम संख्या होगा तो यहाँ पे 8 2 4 8, क्योंकि 4 का फैक्टोरियल 2 भी है, 4 भी है और 8 भी है। लेकिन 12 में इसलिए हो गया कि 12 जैसे पूर्णखंड आया, यहाँ पे 3 भी है, 2 भी है और 4 भी है और खुद 12 भी है, इसलिए 12 में हर बार लागू नहीं होगा, लेकिन 4 हर बार लागू होगा। देखेंगे पूरा सवाल को बना के। इसलिए कभी भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाए, दो क्रमागत सम पूर्णांकों वाले वर्गों के बीच का अंतर सदैव किससे विभाजित होगी 4 से, याद रखेंगे। ये दोनों टॉपिक एसएससी के रेलवे में जान है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। सवाल कहा गया, ये क्वेश्चन जो हम लिखे हैं, देखिएगा क्वेश्चन को, थोड़ा सा मिट गया है, फिर से रिपीट कर देते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन का टॉपिक हम बोलेंगे आप उसे कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे। जब तक कॉपी में नोट नहीं करेंगे तब तक आपको समझने में थोड़ा तकलीफ़ होगी, क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग भी गंदा है और आप सुन भी रहे हैं। क्लास में तो है नहीं जो पूरी तरह से बोर्ड पे रहेगा, और इसको इस चीज़ से देखिएगा। चलिए देखिएगा, यदि m तथा n दो धनात्मक पूर्णांक है, मैंने पूर्णांक का परिभाषा समझा चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। पूर्णांक वह संख्या होती है, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य के समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। कहता है कि दो पूर्णांक है और m माइनस n एक सम संख्या हो। जब भी दो पूर्णांक घटती यहाँ पर हमेशा एक सम संख्या निकलती है। कहने का सेंस है, देखिएगा 3 माइनस अगर 1 करते हैं तो 2 आता है, ये सम संख्या हुआ। अगर 4 माइनस 2 करते हैं तो सम संख्या आती है। अगर 6 माइनस 4 करते हैं तो 2 आता है सम संख्या। अगर हम 5 माइनस 1 करें तो 4 आता है सम संख्या। यही कंडीशन है, यानी m और n जब भी होगा उसका अंतर हमेशा सम संख्या होगा, ये कहने का सेंस है। कहता है कि और m का स्क्वायर n का स्क्वायर हमेशा विभाजित होगी। 3 टॉपिक हम क्लियर कर रहे हैं, दो क्रमागत विषम संख्या था, सम संख्या था, और इस बार यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं हम लोग कि दो सम संख्या हमेशा अंतर सम संख्या हो उसका विभाजित क्या होगा, अंतर भी सम होगा वर्ग भी होगा। देखेंगे ध्यान से। अगर हम लेते हैं पहला संख्या 3 और 1, अंतर मेरे पास सम आता है। 3 का स्क्वायर करते हैं और 1 का स्क्वायर करते हैं, 9 माइनस 1 बराबर 8, यहाँ पर 8 निकला। अगला हम लोग लेते हैं 5 माइनस 1 लेते हैं, तो ये हो गया 25, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, और 1 कितना हो गया 24। ये भी 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है। लेकिन हमेशा शब्द को जोड़ा गया, हमेशा शब्द को। अगर हम 6 ले लें और 2 का स्क्वायर कर लें तो 36 हो गया, और यहाँ पे मेरे पास हो गया कितना, 2 का स्क्वायर करते तो कितना हो गया 4, 36 में 2 4 गया तो 32। अगर हम 6 माइनस हम कर लें 6 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर लें तो यहाँ भी सम संख्या आता है, 6 में 4 गया 2 बचता है, तो 36 माइनस 16 20 बचता है। तो इस कंडीशन में देखिएगा 8 से तो विभाजित नहीं खाता, इसका मतलब है कि ऑलरेडी किसे खाता है 4 से। जैसे कि मैंने सम संख्या में बताया था आपको तो वहाँ 8 पहला आता है, लेकिन सम के कंडीशन में से उसके हाफ को कर लीजिएगा, 4 हमेशा सदैव विभाजित होगा। आप प्रूफ डेट कर लीजिएगा पूरी संख्या में जिसका दो लगातार सम संख्या के वर्गों का अंतर सदैव 4 से विभाजित होगा। इस कंडीशन के सवाल में भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अंतर सम होगा और इनका विभाज्य भी हमेशा 4 से होगा।
इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि दो विषम संख्या का अंतर, हम पहला क्लास में आपको सम विषम जिसमें समझाए थे, तो दो विषम संख्या का अंतर सदैव सम होता है, दो सम संख्या का अंतर सदैव सम होता है। इस बात को याद रखेंगे, ये कथन निष्कर्ष में पूछा जाएगा। चलिए अगला टॉपिक सवाल को, इसको याद रखिएगा। देखिएगा, सवाल देख के आप बोर मत होइए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ लोगों का कहना है कि साल भर एक साल वैकेंसी नहीं आएगी, ये कहना गलत है कि एक साल वैकेंसी नहीं आएगी। जैसे RTV भारत में दिया गया था, ये गलत है कि सही है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, वो न्यूज़ का कहना है, सरकार का कहना नहीं है। जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा, आपके पास बिहार SSC का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम हो जाएगी, दरोगा एग्ज़ाम हो जाएगी, रेलवे की एग्ज़ाम हो जाएगी, क्योंकि वर्कर चाहिए कि समय होता तो रिटायरमेंट होता है। और जॉब होना ना होना, ये बात मैं पहले भी दिन आपको एक दिन बताया था कि पूरे देश, पूरे भारत में जितनी जनसंख्या को उसमें मात्र 2% ही भारत सरकार जॉब दे पाती है, सबों को जॉब नहीं दे पाती है। लेकिन उस जॉब के पीरियड में हम लोग मेहनत करते हैं और जॉब करते हैं। अगर मेहनत में कमी आप कीजिएगा तो मान लीजिए जो स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, अगर जॉब आती है तो उसका परसेंटेज हाई होगा और उन्हीं का रिजल्ट होने की संभावना होगी। और आप ये पछताएंगे कि अगर पढ़ते रहते तो अच्छी बात है, आपका स्टूडेंट का लाइफ है पढ़ना। हम एक दिन पहला क्लास में भी आपको बताए थे कि विद्यार्थी के जीवन में कष्ट शब्द नहीं होता, यानी योद्धा के सब लाइफ में कष्ट शब्द नहीं होता है। तो आप एक ऐसा योद्धा हैं जो जीवन बनाने के लिए उतरे हैं, तो उसमें कष्ट नाम का चीज़ नहीं होनी चाहिए। इधर उधर की बात को ना सुनें और अपने पढ़ाई पे फोकस करें। जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा तब पढ़ाई स्टार्ट करें, ये गलत बात है, क्योंकि 40 दिन हो चुका है, लगभग 45 दिन लॉकडाउन हो चुका है। अगला कितना दिन लॉकडाउन होगा इसका मतलब नहीं है। इसलिए हम एक दिन में कुछ नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे करते हैं, इसलिए धीरे धीरे करते हैं, उसको कंटिन्यू रखना है। सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, ज़्यादा बात ना करेंगे क्योंकि बहुत सारा सवाल हमको समझना है। चलिएगा, अगला सवाल है, दो संख्या गुणनफल मेरे पास दिया हुआ 1575। दो संख्या गुणनफल 1575, उनका भागफल 9/7। यानी कि दो संख्या मेरे पास होगी, पहली संख्या A होगा, दूसरी संख्या मेरे पास B होगा। अगर इसका गुणनफल करेंगे तो 1575 है, और भाग करते हैं तो A/B बराबर 9 मेरे पास 7 होता है। इसका मतलब है A/B बराबर 9:7 हो जाएगा। कोई भी अनुपात संख्या तब बनती है, कोई भी अनुपात संख्या तब बनती है जब उसका HCF से गुना किया जाए। इसलिए 9x लिख देते हैं और 7x लिख देते हैं। तो जैसे ये x जो है HCF, याद रखिएगा। आप पता नहीं, आप जानते थे इस बात को नहीं कि जो भी संख्या अनुपात में जिसको हम गुना करते हैं संख्या निकालने के लिए, वो HCF गुना करते हैं। जैसे हम इसमें गुना करेंगे 9×7=63, x का स्क्वायर बराबर कितना होगा 1575। अब इसमें 63 से हम भाग देंगे, देखेंगे 63 से कितने बार में खाता है, किस तरह से खाता है। यहाँ देखिएगा, ये 63 से 2 बार में यहाँ खाएगा, 63 दूनी आराम से। अब 5 लास्ट में x², इसका मतलब 5 से पक्का कट जाएगा 25 बार में। तो 25 से कटता है तो इसका मतलब x बराबर कितना आया 5। ये 5 क्या आया HCF आया, याद रखिएगा। एक बहुत अच्छी बात बताएं आपको, याद रखिएगा। ये x जो है ये 5 निकला, ये HCF है। तो HCF जो निकला, आपको बोला गया संख्या के योग निकालें। 9×7 कितना होता है 16, 16 गुना 5 करेंगे कितना हो गया 80। या तो ऐसे गुना कीजिए, 9×45 और 7×5 जोड़ेंगे तो 80 ही आएगा। तो उतना लंबा क्यों करें, अनुपात को आप जोड़ दीजिए, काम खत्म कर लीजिए। अब रही बात, इतना लिख के हम नहीं बनाएंगे। यहाँ पे कहा गया गुणनफल जैसे आता है 735, गुणनफल का भाग, तो यहीं पर आप गुना करेंगे 9×7=63, कितना बार खाएगा 25 बार में। का वर्गमूल 5, का योग 16, 5×80। कितनी आसानी से हम 2 सेकंड में बना लेंगे, 5 सेकंड में। जब तक साल पढ़ने में टाइम लगेगा उतना देर में बन जाएगा। तो आप कैसे बनाना है ये आप पे निर्भर करना है। देखिएगा फिर से 1575 दिया हुआ है, भागफल कितना दिया हुआ 9/7, इसको गुना के 963 के बराबर कितना हो जाएगा 1575। जब इसमें भाग देंगे तो मेरे पास आएगा कितना 25। 25 हमको जो हम बताए थे कि जो भी अनुपात होता है वो संख्या तभी निकलेगी जब तक उसमें HCF का गुणनफल ना हो। तो 2 साइड में HCF लगा हुआ है, इसका मतलब HCF का स्क्वायर होगा। तो x² बराबर 25 का स्क्वायर कितना वर्गमूल निकालेंगे तो 5, यानी अनुपात 1 अनुपात बराबर कितना निकलेगा 5। तो मेरे पास 16 अनुपात बराबर कितना होगा 80, यही निकालना था।
अब देखिए आगे की और सवाल देखते हैं। सवाल मेरे पास है, ये सवाल है, ये आपके रेलवे, एसएससी, बैंक तीनों में आती है। इस तरह का सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा चीज़ होगा। कहता है यदि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और गायें हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ मुर्गियाँ और गायें हैं, इनकी पैरों की संख्या 180 है, यानी इनकी मतलब मुर्गी और गाय की कुल पैरों की संख्या 140 है, सॉरी। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि कुछ मुर्गियाँ कुछ गायें जिनके पैरों की संख्या 140 है और इनकी सिरों की संख्या 48 है। यानी कि सिरों के मतलब जानते हैं किसी भी जानवर या व्यक्ति में इस सिर की संख्या मात्र एक होती है। दो सिर वाले कोई व्यक्ति नहीं होता है, दो सिर वाले कोई जंतु नहीं होता है। तो यहाँ पे दो सिर वाले कोई मुर्गी नहीं होगा, एक सिर वाले और दो सिर वाले कोई गाय नहीं होगी। इसका मतलब एक मुर्गी को एक ही सिर होगा, एक गाय को एक ही सिर होगा। इसका मतलब है अगर हमको मुर्गी की संख्या पूछा गया तो मुर्गी की संख्या अगर x मान लेते हैं तो गाय की संख्या क्या हो जाएगी, तो 48 माइनस x हो जाएगी। क्लियर है? अगर मुर्गी की संख्या x मानते हैं तो गाय की संख्या क्या होगी, 48 माइनस x। क्यों 48? क्योंकि टोटल मेरे पास दोनों मिला के 48 है, इसलिए होगा। और मुर्गी में पैरों की संख्या होगी 2, यानी 2 से गुना कर देंगे, और गाय में पैरों की संख्या होगी 4, प्लस टोटल मिला के मेरे पास पैर होगा 140। क्लियर है? तो हम 48 गुना 4 कर 8 × 32 की 2 बचा में 3, 16 3 192 माइनस 4x, अब प्लस मेरे पास 2x बराबर 140। आप 140 को घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा यहाँ 52 बराबर 2x। x का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा 26, यानी 26 क्या हो गया, पैरों की संख्या, यानी कि मुर्गी की संख्या। ये डायरेक्टली निकल जाएगा। या तो इस टॉपिक से बना सकते हैं या तो इस टॉपिक से बना सकते हैं। x गाय मान लेंगे, एक मुर्गी मान लेंगे, y हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे बराबर 48, और मुर्गी कितना पैर, 2 पैर, गाय को कितना पैर, 4y बराबर मेरे पास 140। आप इससे भी सॉल्यूशन करके बना सकते हैं, लेकिन इसमें लंबा टाइम लगेगा। उससे बेहतर है कि आप इसको बनाएं इस तरह से, यानी कि x मान लें, इसे 48 में x घटाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला कहा जाता है कि भेड़ और गौरैया एक समूह में 16 पैर हैं और सिर की संख्या से 10 अधिक है। सिर की संख्या से 10 अधिक है। अगर इसके पैरों की संख्या निकाल लें, यानी पैरों की संख्या 16 है, यानी कि अगर हम इसको इक्वेशन के हिसाब से बनाएं तो यहाँ पे टोटल मेरे पास सिर की संख्या तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा 4x + 2y बराबर 16। देखेंगे ध्यान से। कहता है भेड़ और गौरैयों की एक समूह में पैर है कितना, 16। तो इसका मतलब अगर भेड़ मेरे पास x है और गौरैया मेरे पास y है तो 4x + 2y बराबर इतना। जो मतलब सेकंड पर्सन ये बताता है जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। तो सिरों की संख्या 16 बराबर x + y + 10 है। इसका मतलब इसको हम इधर घटा देते हैं तो मेरे पास कितना आता है, 6 बराबर x + y, और इधर मेरे पास आ जाता है 2 कॉमन लेते हैं, 2x + y बराबर मेरे पास हो जाएगा 8। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्यूशन करते हैं तो आपके पास आ जाएगा, यानी कि 2x + y बराबर 8 और x + y बराबर मेरे पास हो जाएगा 6। और इसको घटाते हैं तो x बराबर 2, यानी कि भेड़ों की संख्या कितना होगा, 2। और आपसे पूछा गया ही भेड़ों की संख्या है। क्लियर है? क्योंकि इसमें सिर की संख्या नहीं दिया हुआ था। अगर इस तरह से सवाल आपको आता तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह का सवाल होगा तो इस तरह से बनाएंगे। अब इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। कहता है भेड़ों की और गैरों के एक समूह में 16 पैर है, यानी कि पैर कितना होगा, 16। जो मतलब सेकंड पर्सन क्या बन जाता है, पैर, सिर नहीं बनता है, पैर बनता है। जो 10 अधिक है, यहाँ इसे बना सकते हैं, घटा सकते हैं 6, यानी x + y बराबर मेरे पास 6 हो गया और 2x + y बराबर मेरे पास 8 हो गया। अंतर खुद ऑलरेडी देख रहे हैं, 2 हो जाएगा। क्लियर है? आप यहाँ पर से बना सकते थे। यहाँ पर हो गया 8, रहने देते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन 2 था, इसको घटा लेते हैं, 2 आंसर आ जाता। ठीक है? क्योंकि ये दोनों में कॉमन क्या था, 2 पैर और 4 पैर। 2 पैर कॉमन था, 2 से हम निकाल के भाग दे दिए तो बचा कितना, 8 पैर। ये 10 की अपेक्षा में 8 था तो कितना अधिक है, 2 अधिक है। इसका मतलब कौन अधिक होगा, जो अधिक कौन बढ़ रहा था, पैर दोनों में 2 पैर था, नहीं कि ज़्यादा पैर किस में था, भेड़ में पैर जो था अधिक। 2 कॉमन निकाल लिए, टोटल मेरे पास 2 बचा। तो आप इस तरह से बना सकते थे। अगला टाइप का क्वेश्चन देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। ऊपर हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं।
देखेंगे सवाल को। कहता है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर देने पर 4 अंक मिलता है और गलत उत्तर देने पर उन्हें 1 अंक काट लिया जाता है, खो देता है। अगर प्रश्न की संख्या 60 हो तो 130 अंक प्राप्त करता है, तो प्रश्न की सही उत्तर की संख्या ज्ञात करें। तो सही उत्तर की संख्या x मान लीजिए, गलत उत्तर क्या होगा 60 - x, और अंक कितना प्राप्त करता है 130। कब कंडीशन में? जब एक प्रश्न पर सही उत्तर पर कितना, ये सही है और ये गलत है, गलत है। सही उत्तर पे 4 और गलत होने पे कितना नंबर काट लिया था, खो देता है, यानी माइनस होगा। यहाँ पे कितना नंबर खो लेता है 1 गुना कर लीजिए, तो बराबर कितना रो हो जाता है 130। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, फिर से समझेंगे। कहता है किसी प्रश्न की परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर देने पर 4 अंक प्राप्त होता है और गलत उत्तर देने पर 1 अंक खो देते हैं, और यदि प्रश्नों की संख्या 60 हो तो 130 अंक प्राप्त करता है। तो हम सही प्रश्न को अगर x मान लेते हैं तो गलत उत्तर क्या हुआ 60 - x, कि टोटल 60 था, और सही उत्तर पे 4 अंक प्राप्त होता है और गलत उत्तर पे 1 अंक खो देता है, यानी खोएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बराबर इतना 130 हो गया। या दूसरा तरह से बना सकते हैं, सही उत्तर x लिखिएगा, गलत उत्तर y, बराबर कितना हो 60, 4x - 1 × y बराबर 130। इस क्वेश्चन से भी बना सकते हैं x y करके, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। लेकिन आप इसमें बनाएंगे तो टाइम नहीं लगेगा। तो 4x - 60 + x बराबर कितना हो गया 130। तो देखेंगे 5x बराबर 190, तो x बराबर कितना हो गया, तो 5 × 15 बचा कितना 4, 8 × 5 = 40, यानी 38। क्वेश्चन आपके पास क्या हुआ सही, अगर गलत क्वेश्चन पूछा जाता तो आपके पास हो जाता 22। ये गलत, ये सही है और ये गलत है। इस तरह के अनेकों सवाल हैं जो हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं।